Hello students, let us carry on the topic Russian Revolution. Socialism in Europe and Russian Revolution. मीन्स यूरोपियन कंट्रीज में सोशलिज्म या समाजवाद कैसे आया, उसकी शुरुआत क्या है, किस तरह से है, और रशियन रिवॉल्यूशन की उसी सोशलिज्म में क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है. Yesterday we have discussed about the introduction about this chapter, then how the socialism originate in or create in Europe, and how we can say that socialism was started in Europe in 17th या 18th century. और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो सोशलिज्म था वो बेटा 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था. इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले, आपने याद किया हो जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी बेटा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में. तो फ्रांस भी यूरोपियन कंट्री था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी एक सोशलिज्म की तरफ एक स्टेप था, और उसी सोशलिज्म में कंट्रीब्यूशन किसका था? रशियन रिवॉल्यूशन का. ठीक है. तो यहाँ हम देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन में पहले इंट्रोडक्शन में भी बता चुकी हूँ, ये रशियन रिवॉल्यूशन थी, ये 2 स्टेप्स में हुई थी. एक तो आपकी हुई थी दोनों 1917 में ही. ठीक है. एक तो सबसे पहले जो हुई थी वो कौन सी थी बेटा? एक सेकेंड. जो फेब 1917 की जो रिवॉल्यूशन है, फेब 1917 की, ये मोनार्ची सिस्टम को हटाने के लिए था, मोनार्की सिस्टम को मतलब गिराने के लिए था. तो ये तो मोनार्की सिस्टम गिराया. फिर उसके बाद में बेटा आपको जो दूसरी थी 19 अक्टूबर 1917 थी, यहाँ पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने पूरी पावर ले ली थी, या पावर में आ गई थी कौन? सोशलिस्ट गवर्नमेंट. ठीक है. उसी के बारे में अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है कि रशियन रिवॉल्यूशन से पहले कौन कौन सी सोशल कंडीशंस थी, कौन कौन सी पॉलिटिकल कंडीशंस थी जिन्होंने रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, या जिन कारणों से या जिस वजह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई. ठीक है. इन्हीं का आंसर्स देखने के लिए अभी हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ते हैं. ठीक है. देखो, पहला इसमें फर्स्ट टॉपिक दे रखा है बेटा, इसी टॉपिक का सब टॉपिक दे रखा है रशियन एम्पायर इन द 1917 की. हमें रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में जो हुई थी, 1917 में हुई थी, वो 1917 वाली रिवॉल्यूशन हमें उससे पहले कौन से कंडीशंस थे वो तो हम कंडीशंस देख रहे हैं इसमें. फाइनली अगर कोई आपसे पूछे कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई थी, तो कब हुई थी बेटा? 1917. ठीक है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789. तो यहाँ रशियन जो रिवॉल्यूशन था 1917 में, इसके बारे में देखो बेटा. जार निकोलस सेकंड थे, वो वहाँ पर रशियन एम्पायर पर रूल कर रहे थे, और उनका जो एरिया था मॉस्को के अलावा बहुत दूर तक उनका एरिया फैला हुआ था. इसमें देखिए आप करंट का जो फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये बहुत सारे जो एरियाज थे ये उसी के पार्ट थे. जो आज के ये पार्ट है ना, ये आपका क्या दिख रहा है आपका? यहाँ ये आपको जो दिख रहा है रशियन एम्पायर ही है बेटा, कंप्लीट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर इसके अलावा भी ये पैसिफिक एरिया और आपका जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ तक भी ये फैला हुआ था. जॉर्जिया, अर्मानिया, अजरबैजान, यहाँ तक भी फैला हुआ था. और वहाँ पर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर में था. ध्यान रहे, वहाँ पर ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था. ठीक है. मीन्स यहाँ जो धर्म था वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो चर्च था वहाँ का, उसी की एक शाखा थी, और वो शाखा का नाम क्या था? रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो थे वो बहुत ज़्यादा, रशियन जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब मेजोरिटी में यही थे वहाँ पर. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर मतलब कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम्स और बौद्ध भी कुछ इसके अंदर शामिल थे. मतलब ये भी लोग यहाँ पर रहते थे. ठीक है. देखो, अभी हमें देखना है कि रशियन जो रिवॉल्यूशन थी वहाँ की इकोनॉमी और सोशल कंडीशंस क्या थी. भाई अभी हमने पढ़ा कि रशिया में एम्पायर किसका था, तो वो एम्पायर तो हमने पढ़ा है.
अभी हमें ये देखना है कि रशिया में इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशंस क्या थी। अभी देखो इसमें भाई आपको मैं अगर वैसे बता देती हूँ तो रशिया की 20th सेंचुरी के अराउंड अगर रशिया की जो वो देखते हैं हम सोसाइटी, तो मोर देन 85% वहाँ की टोटल पॉपुलेशन में से कौन थे बेटा, एग्रेरियन पॉपुलेशन थी वहाँ की, मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर हम यूरोप के और कंट्रीज का देखते हैं ना तो उनसे बहुत कम, बहुत ज़्यादा था ये रशिया का। जैसे ये देखिए आपका, ये यहाँ पर फ्रांस में है 40% और जर्मनी में है 50% के अराउंड जो लोग थे वो किस में लगे हुए थे, एग्रीकल्चर में, ठीक है। और रशिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स, और रशिया था ग्रेन का जो एक्सपोर्टर था वो बहुत बड़े लेवल पर था, ठीक है। बट उसके बाद में एक नई पॉइंट जो देखने का है भाई, एक्सपोर्ट किसका करता था, ग्रेन्स का। बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। मतलब पॉकेट का मतलब अपनी पॉकेट नहीं है, पॉकेट का मतलब है कि इंडस्ट्री बहुत कम थी, ना के बराबर इंडस्ट्रीज थी वहां पर। 1890 के अराउंड में, ध्यान से देखना, 1890 के अराउंड में जब रशिया में दो कारण हुए थे जब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी 1890 के आसपास। और वो 2 वजह कौन कौन सी थी, एक तो रशिया में रेलवे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और दूसरा जो आपका वो था एक और पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो यही ये लिख रखा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई विदेशी जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसकी वजह से रशिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ देखिए 1900 के आसपास जो आपके फैक्ट्री में काम करने वाले थे और क्राफ्टमैन्स थे, कारीगर जो थे, वो लगभग इक्वल थे, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत कम था, जबकि जो आपके वहाँ पर एग्रीकल्चर था उसका प्रोडक्शन या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत हाई लेवल से वहाँ पर होती हैं स्टार्टिंग से ही। यहाँ पर 2 पॉइंट यही निकल के आए थे। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज थी ना वो बेटा क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्रीज थी वो आपकी क्या थी बेटा, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी या निजी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट, पर फिर भी गवर्नमेंट सुपरवाइज करते थे भाई काम के घंटे, उनकी वेजेज। बट वहाँ के जो इंस्पेक्टर्स थे, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे, वो भी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वो काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे कि कभी कभी तो देखो इसमें बता रखा 10 से 12 घंटे वहाँ पर काम किया जाता था, ठीक है। और डॉर्मेटरी रूम्स में, मतलब कुछ रूम्स में जैसे एक रूम बना दिया, उसी में सिर्फ आपको सोने की जगह मिलेगी, इस तरह के वहाँ की कंडीशंस थी वर्कर्स के लिए। तो सोशल मतलब जो वर्कर्स थे उनकी, यहाँ इस पैराग्राफ में क्या पॉइंट आया बेटा कि वर्कर्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, काम के घंटे ज़्यादा थे, उनकी रहने की फैसिलिटीज़ बहुत बेकार थी। वर्कर्स वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स। अब देखिए वर्कर्स भी यहाँ पर डिवाइडेड हैं, किसमें, सोशल ग्रुप्स में। वर्कर्स की किस तरह से, यहाँ पर आप देखोगे स्किल के बेस पर वर्कर्स को डिवाइड कर दिया। मेटल वर्क में जो काम करने वाले थे ना, पीटर्सबर्ग में जो मेटल धातु का जो काम करते थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स। यहाँ पर ये है कि जो मेटल का काम करने वाले थे, धातु का काम करने वाले थे, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, सेंसा मानते थे कि वी आर दी बेस्ट अकॉर्डिंग स्किल, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्किल की ज़रूरत होती थी। अच्छा, फिर उसी टाइम अगर देखते हैं तो भाई वहाँ जब जैसे 1890 के आसपास वहाँ ये स्टार्ट हुई, फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई, तो वीमेंस भी यहाँ पर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए स्टार्ट हो गई थी। 1914 तक का बता रहा है कि 31% टोटल फैक्ट्री लेबर में से 31% कौन थी बेटा, फीमेल्स थी। पर उनको फीमेल्स को बहुत कम काम दिया जाता था, बहुत कम वेजेस दिए जाते थे, ठीक है। ये कंडीशंस अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी कि भाई किस तरह की वहाँ की सोसाइटी थी, वहाँ के वर्कर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया था, ठीक है। यहाँ मैंने एक पॉइंट नहीं बताया बेटा आपको कि इतनी परसेंट फीमेल्स तो थी, पर फीमेल्स को उसके कंपैरिजन में, मेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम वेजेस दिया जाता था, मजदूरी थी बहुत कम। यहाँ देखिए यहाँ पर हाफ और 3/4 मीन्स 3/4 अगर टोटल फीमेल्स की जो सैलरी थी उसकी 3/4% दी जाती थी, मीन्स 70 से 75% तक उनको वो सैलरी दी जाती थी उनको, ठीक है। हालांकि उस टाइम पर कुछ वो नहीं था कि भाई एक दूसरे की हेल्प के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस बन गए थे, बट वर्कर्स के, बट इस तरह के जो एसोसिएशंस थे वो बहुत कम लेवल पर दिखाई देते थे, बहुत माइनर लेवल पे दिखाई देते थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है,
यहाँ इसके अंदर दे रखा है इस डिवीजन के अलावा भी यहाँ पर लोग जो वर्कर्स थे वो बेटा स्ट्राइक्स भी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ भाई काम को रोक के बैठ, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, धरने पर बैठ जाना, काम करना बंद कर देना। भाई वर्कर्स के साथ में जिस भी तरह का मिसबिहेव होता था तो उसके चक्कर में वो क्या कर लेते थे बेटा, स्ट्राइक्स पर चले जाते थे। तो स्ट्राइक्स भी रसिया में स्टार्ट हो गई थी कब बेटा, 1896 से 1897 और 92 मेटल इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये 1896 से 1897 में ये स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर वर्कर्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्राइक्स भी स्टार्ट हो गई थी रसियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना। देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया पहले ये देखो पहले मैंने पॉइंट बताया कि यहाँ एग्रीकल्चर मोर देन 85% यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, तो ग्रेन का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था रसिया। दूसरा मैंने बताया इंडस्ट्रीज वहाँ पर नहीं थी 1890 के आसपास। एक तो रेलवे का एक्सपेंशन हुआ था और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज कुछ स्टार्ट हुई थी। दूसरा थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यहाँ वर्कर्स भी काम करना स्टार्ट कर दिया था, फैक्ट्रीज आ गई थी तो, और उन वर्कर्स को स्किल के बेस पर डिवाइड कर दिया था। मेटल में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। टोटल वर्कर्स में से 31% फीमेल्स थी। फीमेल्स को 75, मेल्स की 75% सैलरी दी जाती थी। ठीक है, कोई एसोसिएशंस नहीं थे जो वर्कर्स के लिए काम करें, उनके फेवर में खड़े हो जाएं, बट थोड़े बहुत कुछ एक आध स्टार्ट हो गए, मतलब शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है बेटा कि स्ट्राइक्स भी स्टार्ट हो गई थी रसिया में 1896-97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद में 1902 में मेटल इंडस्ट्री में ये स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, यहाँ पर बताया कि मैक्सिमम जो देहाती एरिया था, जो रूरल एरिया था, गांव वाला एरिया था, वहाँ पर सारी ज़मीन पर खेती की जाती थी। बट वहाँ पर वो किसके अंडर में थी बेटा, नोबिलिटी क्राउन्स और ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर में थी वो सारी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़। वो वर्कर्स के जैसे वर्कर्स थे हमारे, उन वर्कर्स की तरह से पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। पीजेंट्स किसान भी बटे हुए थे, और उन किसानों में कैसे थे देखो, यहाँ पर जो फार्मर्स, यहाँ अगर हम देखते हैं तो रशियन जो फार्मर्स थे, रशियन फार्मर्स उनका अपने जो फ्यूडल्स थे, जो सामंत थे, उनका किसी भी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, और कुछ मतलब जो वहाँ के वो थे, यहाँ के जो फार्मर्स थे, ये ध्यान रखना, यहाँ के जो फार्मर्स थे वो फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मूड वाले थे रसिया के फार्मर्स, जबकि फ्रांस वाले ऐसे नहीं थे। फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुई, पार्टिसिपेंट थे वो फार्मर्स थे, बट वो कभी भी अपने फ्यूडल्स के अगेंस्ट में नहीं गए थे। और यहाँ के जो फार्मर्स थे वो फ्यूडल्स के अगेंस्ट में चले जाते, तो वो उनका बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हाँ, एक इनके अंदर गुड क्वालिटी थी रशियन फार्मर्स के अंदर, वो थोड़े से टाइम के बाद में, देखो यहाँ दे रखा है, यहाँ देखिए, हाँ, डिफरेंट अदर रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दी पीजेंट्स इन दी अनदर वे, मतलब यूरोपियन पीजेंट्स से किस तरह से, दे पूल देयर लैंड पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड अकॉर्डिंग देयर नीड्स। यहाँ पर यह है कि हर एक, मतलब थोड़े से टाइम के बाद में वो अपने अकॉर्डिंग ही वो अपनी ज़मीन को वापस दे देते थे कम्यून को, या जो फ्यूडल होते ना उसको खुद वापस कर देते थे। और फिर उसके बाद में अब जितनी उनको ज़रूरत होती थी ना, उतनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो अपनी ज़मीन को वापस ले लेते थे कि भाई मैं मैक्सिमम डेवलपमेंट 2 एकड़ का कर सकता हूँ, तो वो 2 एकड़ ही वापस लेते थे। मीन्स फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग वो ज़मीन को वापस ले लेते थे। ये ऐसे थे वहाँ के फार्मर। फिर उसके बाद में आता है बेटा सोशलिज्म इन रसिया। भाई रसिया में सोशलिज्म किस तरह से आया, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1914 से पहले, 1914 से पहले वहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी क्या थी, इलीगल थी, गैर कानूनी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था वहाँ पर उसी टाइम। रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक देखो 1914 तक, बट उससे पहले 1898 तक एक पार्टी बनी थी आपकी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898। ठीक है, यहाँ सोशलिस्ट और उसका वो किसके बेस पर बनी थी बेटा, मार्क्सिज्म, मार्क्स के आइडियाज़ पर, कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर। ठीक है, बट उसको भी इन्होंने क्या कर दिया था, हाउएवर बिकॉज द गवर्नमेंट पॉलिसीज इट हैड टू बी ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। ये इलीगल थी, गैर कानूनी संगठन के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि सर वहाँ पर कोई वो था ही नहीं कि भाई सभी पार्टियां 1914 से पहले गैर कानूनी थी, इलीगल थी। ठीक है, हालांकि अपने न्यूज़पेपर भी निकालते थे और स्ट्राइक्स भी करते थे, बाकी काफ़ी अच्छे काम करते थे, बट फिर भी ये क्या थी बेटा, क्या थी,
इलीगल थी। यहाँ पर अभी देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था रशियन रिवॉल्यूशन में या रसिया में, मैंने फार्मर्स का आपको माइंडसेट बताया था कि यहाँ फार्मर्स अपनी जमीन को टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर देते थे, कम्यून को या फ्यूडल को, मीर को अपनी जमीन को वापस दे देते थे और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेते थे। तो यहाँ सभी ने, जो वहाँ के अच्छे अच्छे आइडियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर सभी जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं ये क्या है, ये सोशलिस्ट है, समाजवादी है, कोऑपरेटिव नेचर के हैं, कि भाई अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने ऑनर बनना है, ज़्यादा ज़मीन मिल गई उसको अपने पास रखना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अदर कंट्रीज में, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था, वर्कर्स और रिवॉल्यूशन के पार्टिसिपेंट बने थे वर्कर्स, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में इन्होंने सोचा कि भाई वर्कर्स के बजाय यहाँ पर कौन बन सकते हैं, पीजेंट्स, फार्मर्स इस रिवॉल्यूशन का मतलब वो कर सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। और उन्हीं ने, सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड 19th सेंचुरी में थे वो, दे फॉर्म्ड इन सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई सोशलिस्ट ने ही कौन सी पार्टी फॉर्म की थी बेटा, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900, और किसके द्वारा बेटा, लेनिन के द्वारा। ये भी याद कर लेना कौन सी पार्टी कब और किसने बनाई थी, वन वर्ड के लिए। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स, ये किसके लिए मेन थी बेटा, पीजेंट्स के लिए थी। राइट्स एंड डिमांड्स एंड द लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स एंड ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। यहाँ मतलब इसमें क्या हुआ था, इस पार्टी के फार्मर्स जो थे वो फार्मर्स के अधिकारों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सामंत जो फ्यूडल्स थे उनके अंडर में जो जमीन थी वो उससे लेके और वो फार्मर्स को डिवाइड कर रहे थे। ठीक है।